हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स से मुराद ये है कि लाइफ के लिए एनर्जी कहाँ से आती है। जो पूरी दुनिया के ऊपर लाइफ सस्टेन है, लाइफ मेंटेन है, इसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है और किस तरह से लिविंग सिस्टम में दाखिल होती है। आज के बाद इस पूरे चैप्टर के अंदर हम इसी चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा कि लाइट का जो मेन सोर्स है, एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो है सन, यानी सूरज। सूरज से ये एनर्जी ज़मीन तक पहुंचती है। ज़मीन के ऊपर पहुंचने के बाद ये लिविंग सिस्टम में दाखिल होती है और लिविंग सिस्टम के अंदर से ये कैसे डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल के ऊपर, यानी प्रोड्यूसर यानी प्लांट से प्राइमरी कंज्यूमर, फिर वहाँ से सेकेंडरी कंज्यूमर, वहाँ से टर्शरी कंज्यूमर और वहाँ से कैसे ये फाइनल लेवल तक पहुँचती है और किन रिएक्शंस के रिजल्ट के तौर पर पहुँचती है, इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने ये सब कुछ डिस्कस करना है। तो इसमें सबसे बुनियादी जो रोल है वो है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस का। तो आइए सबसे पहले हम प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करते हैं, जो सनलाइट को क्या करता है, फूड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सनलाइट की जो लाइट एनर्जी है उसको फूड की केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला जो प्रोसेस है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इट इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट द सनलाइट एनर्जी into chemical energy or the energy of food molecules in the form of food molecules। यानी ये वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट की जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर देते हैं फूड की केमिकल एनर्जी में और फूड मॉलिक्यूल की सूरत में उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें दो चीजें और भी यूज होती हैं, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ photosynthetic pigment, that is mostly chlorophyll, and this process is called photosynthesis। अब यहाँ पर ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल का मौजूद होना भी जरूरी है। तो सनलाइट की जो एनर्जी है उसको फूड की केमिकल एनर्जी में बदलने के लिए जो है वाटर की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है और उसके साथ साथ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी क्लोरोफिल की जरूरत है। जब ये सारी चीजें मौजूद होंगी तो सनलाइट एनर्जी जो है वो किस में बदल जाएगी, केमिकल एनर्जी में बदल जाएगी। कैसे होता है जी? इट इज एन एनाबॉलिक रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड एंड न्यू मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। ये एक फोटोसिंथेसिस जो है वो एक एनाबॉलिक रिएक्शन है और एनाबॉलिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें कि छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं और इस दौरान एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। तो यहाँ इसीलिए सनलाइट की एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है और उससे बड़े मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं जिन्हें हम ग्लूकोज कहते हैं। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या चीजें रिएक्शन करती हैं और क्या प्रोडक्ट पैदा होता है। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स आर द रिएक्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये दोनों रिएक्टेंट हो गए। एंड ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ऑक्सीजन, ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है वो इसका एंड प्रोडक्ट है, यानी ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर जो है वो इसकी एंड प्रोडक्ट है। लेकिन इस रिएक्शन के दौरान इस्तेमाल होने के लिए सनलाइट का होना जरूरी है, इसके बगैर ये प्रोसेस नहीं हो सकता। और क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है प्लांट्स के अंदर उसका होना भी जरूरी है। क्या इंपॉर्टेंट है कि इस प्रोसेस की, इस पूरे प्रोसेस को ओवरऑल केमिकल रिएक्शन को हम एक इक्वेशन से जाहिर कर सकते हैं। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है इसकी 6CO2 यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O, 12 मॉलिक्यूल वाटर के इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे विल बी कन्वर्टेड इनटू C6H12O6। ये ग्लूकोज का फार्मूला है। 6O2 या 6O2 का ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, बाहर निकलेगी, जिसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करेंगे, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ 6H2O पानी ट्रांसपिरेशन के जरिए एवेपोरेट भी होगा। इंपॉर्टेंस क्या है जी? इट इज वन ऑफ द बेसिक रिएक्शन ऑन विच होल लाइफ डिपेंड्स। मैंने कह दिया कि सनलाइट से उस वक्त तक केमिकल एनर्जी जो है वो फूड एनर्जी में नहीं बदलेगी, लिविंग सिस्टम में दाखिल नहीं होगी जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो ये बेसिक रिएक्शन है, लाइफ इसी के ऊपर सारी चलती है।
In this process, producers make their foods for themselves and for the other living organism. इसमें प्रोड्यूसर जो है, या प्लांट की बात हो रही है, ग्रीन जितने भी पौधे हैं उनकी बात हो रही है, वो क्या करते हैं कि सनलाइट को यूज करके अपने लिए भी फूड बनाते हैं और दूसरों के लिए भी फूड बनाते हैं. मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन वी ब्रीथ आल्सो कम फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस. जैसे ऊपर बता दिया गया कि जैसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं वो सांस के लिए, रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, और ये ऑक्सीजन जो है वो भी फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट के तौर पर आती है. अब ये तो शॉर्ट सा था फोटोसिंथेसिस के मुताबिक. अब फोटोसिंथेसिस के अंदर कुछ खास मटेरियल, कुछ खास कंपोनेंट्स यूज होते हैं, उनका जो रोल है उसको हम इंशाल्लाह आगे के लेक्चर में वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं. उनमें से आज हम सिर्फ एक को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले लेक्चर में हम बाकी को डिस्कस करेंगे. फॉलोइंग आर द मेन मटेरियल्स दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस. ये वाले वो मटेरियल हैं. पहला जनाब रोल ऑफ सनलाइट. सनलाइट का मेन रोल है. रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है. रोल ऑफ वाटर. वाटर का रोल है पानी का. एंड रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, मुख्तलिफ क्लोरोफिल के जो पिगमेंट्स है फोटोसिंथेटिक, उनका भी रोल है, जिनको हम इंशाल्लाह वन बाय वन मैंने कहा स्टेप वाइज आगे डिस्कस करने लगे हैं. आइए सबसे पहला जो रोल है सनलाइट का उसे देखते हैं. सनलाइट, लाइट है क्या? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट travel in the form of electromagnetic waves with different wavelengths. Its frequency is called photon. लाइट सब जानते हैं एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह की सूरत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सूरत में. वेव ऐसे ऊपर नीचे होकर चलती है. ठीक है जी. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सूरत में लाइट चलती है, और जब ये चलती है तो इसकी जो वेवलेंथ होती है वो कहीं कम होती है, कहीं ज्यादा होती है. कुछ लाइट ऐसी है उसकी वेवलेंथ कम होती है, कुछ लाइट ऐसी है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है. इस तरह ये एक लाइट का बड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम बनाती है. Sun is the main source of light, and sun emits a wide spectrum of light with different wavelengths ranging from a nanometer to a kilometer. मैंने कह दिया इस वेवलेंथ की बुनियाद के ऊपर जब लाइट सूरज से एमिट हो रही है तो वो एक बहुत बड़ा वाइड स्पेक्ट्रम बना रही है. कुछ ऐसी रेज निकलती हैं जिनका वेवलेंथ बहुत छोटा होता है और वो बहुत एनर्जेटिक होती हैं, बहुत स्पीड वाली होती हैं. कुछ ऐसी हैं कि उनकी वेवलेंथ बहुत लंबी होती है, किलोमीटर में होती है, और उनके अंदर इतनी कम एनर्जी होती है. और कुछ ऐसी दरमियान वाली हैं जिनकी के वेवलेंथ जो है वो मीडियम होती है और उनके अंदर भी एक खास किस्म की एनर्जी पाई जाती है. तो आइए उस स्पेक्ट्रम को डिस्कस करते हैं जनाब. स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट की अगर हम बात करें तो स्पेक्ट्रम हमारे पास शुरू होता है गैमा रेज से लेकर रेडियो वेव्स तक. गैमा रेज का मतलब है गैमा रेज जो वेव्स हैं, गामा जो वेव्स हैं, इन ये सबसे हाई एनर्जेटिक वेव्स हैं क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है और इनकी जो वेवलेंथ है वो 10⁻⁻14 होती है. इतनी छोटी वेवलेंथ इनके अंदर, यानी नैनोमीटर में भी इनकी वेवलेंथ है. उसके बाद एक्सरेज का नंबर आता है, उसके बाद अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन का नंबर आता है, और बीच में एक जगह आती है जिसे कहते हैं विजिबल लाइट, विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. इसके ऊपर इंशाल्लाह हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में क्या क्या चीजें शामिल हैं और यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्यों है. उसके बाद आप देख सकते हैं इंफ्रारेड है, उसके बाद जनाब माइक्रोवेव्स हैं, उसके बाद रेडियो वेव्स हैं. रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी किलोमीटर्स में होती है, इसलिए बहुत दूर से भी रेडियो वेव्स जो है वो बड़े बड़े पहाड़ों को फांग कर हम तक इजीली पहुंच सकती हैं. अगर अच्छा रेडियो हो तो हम यहाँ बैठकर किसी भी बाहर का जो मुल्क है, इवन अमेरिका जो है, अगर वहां से कोई रेडियो प्रोग्राम आ रहा है, हमारे पास एक अच्छा रेडियो रिसीवर है, तो वो वेवलेंथ्स को इतनी दूर से खींच लेगा क्योंकि वो रास्ते में आने वाले पहाड़ों के ऊपर से फलांग के जाती हैं. जबकि जितनी कम वेवलेंथ वाली, फ्रिक्वेंसी वाली जो वेवलेंथ्स होती हैं, ये किसी भी चीज से टकराएंगी तो उसे पार नहीं करती, उसे उसके अंदर से गुजरने की कोशिश करती हैं और ज्यादातर वहीं पेनिट्रेट होकर रुक जाती हैं. और ये भी कुदरत का एक हमारे लिए बड़ा तोहफा है और एक बड़ी खास बात है. इस पर चलकर मैं आगे आपके पास बात करता हूँ. अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये जो है वेवलेंथ क्या होती है जी. वेवलेंथ होती है किसी भी वेव की ट्रेवलिंग के दरमियान दो क्रस्ट जो होते हैं, इसमें ये क्रस्ट है ऊपर वाले और ये ट्रफ है, यानी एक क्रस्ट से दूसरी क्रस्ट के बीच या एक ट्रफ से दूसरी ट्रफ के बीच का जो फासला है, जो डिस्टेंस है, उसे हम वेवलेंथ कहते हैं.
तो यहाँ आप देख सकते हैं गैमा रेज की वेवलेंथ बिल्कुल छोटी छोटी है, उसके बाद बढ़ते जाए अल्ट्रा वायलेट रेज की बढ़ती जा रही है, करते करते विजिबल स्पेक्ट्रम में पहुंचती है, फिर रेडियो वेव्स तक पहुंचते पहुंचते इनकी वेवलेंथ काफी लंबी हो जाती है। और याद रखिएगा यहाँ एक बात मैंने लिखी है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी कंटेंट ऑफ फोटॉन। जितनी वेवलेंथ छोटी होगी इतनी उसके अंदर फोटॉन तेजी से मूव करेंगे, उसकी एनर्जी कंटेंट बहुत ज्यादा होगी, और जितनी वेवलेंथ लंबी होगी इतनी उसके अंदर फोटॉन स्लोली मूव करेंगे और उनकी जो है वो जो एनर्जी की पावर होगी वो कम से कम होगी। अब सूरज से जो 100% एनर्जी जमीन की तरफ आती है तो इसका सिर्फ 40% जमीन के अंदर दाखिल होने लगता है। 60% हमारे ऊपर जो आसमान है O3 ओजोन लेयर जो है, ये हमारी जो ओजोन लेयर O3 है, ये 60% लाइट को ये रेडिएशंस को वापस भेज देती है, यानी गैमा रेज को भी नीचे नहीं आने देती, रिटर्न कर देती है, कुछ को अब्सॉर्ब कर लेती है, अल्ट्रा वायलेट को, इसी तरह से एक्स रेज को, इन तमाम रेज को हमारी जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है जिसे हम आसमान कहते हैं, यानी ये ओजोन गैस की एक तह है, ये वापस रिटर्न कर देता है। जो 40% जमीन के अंदर दाखिल होती है, जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है, उसमें से भी बहुत बड़ी मिकदार में जो जिनकी वेवलेंथ बहुत लंबी होती है, जैसे रेडियो वेव्स हैं या फिर आपके पास माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड वेव्स हैं, इनको वाटर वेपर जो है वो या एब्जॉर्ब कर लेते हैं और या वो इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो एक स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस सनलाइट या सनलाइट एनर्जी रीचेस टू द अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस से टकराने के बाद यहां से भी 99% जो है वो वापस रिटर्न हो जाती है, बहुत ज्यादा मिकदार में जमीन से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है, पानी पर लग जाती है, किसी चीज पे लग जाती है तो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। ओनली ए स्मॉल फ्रिक्शन, कहते हैं कि ओनली 1% फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है, और वही 1% पूरी लाइफ को, जिंदगी को मेंटेन करने में जो है वो काफी है। इतनी स्मॉल पोर्शन ऑफ सनलाइट जो सूरज से पहुंचकर जमीन तक आती है उसे जो है वो पौधे इस्तेमाल करते हैं और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड बनाते हैं और अपने लिए भी फूड बनाते हैं। तो ये है जनाब आपके पास लाइट की जो सनलाइट है उसकी स्टोरी, कि वो कैसे जमीन तक पहुंचती है, कितनी पहुंचती है और कैसे कैसे रिफ्लेक्ट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में से, और जब वो जमीन पर पहुंचती है तो फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट का ये काम होता है कि वो पानी का जो मॉलिक्यूल है, जो पानी का मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, उसको जो है स्पिलिट करती है, उसे फोटोलाइसिस कहते हैं। जब फोटोलाइसिस करती है उसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ती है, तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सिल आयन और ऑक्सीजन आयन्स जो हैं वो आगे ग्लूकोज बनाने के लिए और मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, उस रिएक्शन के लिए आगे इस्तेमाल होते हैं। ये होता कैसे है इंशाल्लाह आगे हम इसका लाइट रिएक्शन जब आएगा तो उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको इस विजिबल स्पेक्ट्रम के मुताबिक बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से कलर्स हैं, कौन से कलर को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट में और कौन से रिफ्लेक्ट होते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।